अगर अभी तक आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है और अब पूरा चैप्टर थॉरली पढ़ने का समय भी नहीं है, तो एटलीस्ट ये वाला वीडियो लास्ट तक देख लो। इस वीडियो में हम सारा प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन आप लोगों को बता देंगे, सो दैट कि जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन है या एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों से इजीली बन जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 3D वाला सीरीज जो है ट्रांजिशन मेटल्स का वो याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस पूरे सीरीज को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को हम दिए हुए हैं, एक वीडियो बनाए हुए हैं शॉर्ट ट्रिक पे। अगर ये आपको एलिमेंट का नाम से याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वो शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देख लो। और ये पूरा सीरीज आपको याद होना चाहिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। सो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर एक यूनिट से आप लोग बढ़ाते जाएंगे। स्कैंडियम का 21, देन टाइटेनियम का 22 एंड सो ऑन, और जिंक का जाकर के बन जाएगा 30। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक नंबर का सीरीज है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसको ले गया आर्गन, बचा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो 18 आर्गन ले गया, 3 बचा, तो 4s2 3d1। याद कर लो, स्कैंडियम यानी पहला एलिमेंट का 4s2 3d1। फिर टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 4s2 3d2। ठीक है, फिर वैनेडियम में 4s2 3d3 एंड सो ऑन, आप इंक्रीज करते जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन डी वाले सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d10। ठीक है, इस पूरे सीरीज में दो जगह एक्सेप्शन आएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d5। ठीक है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d10। ये दोनों 4s पूरा भरे बगैर आप 3d को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल होता है, तो 3d5 और 3d10 के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के वजह से क्रोमियम और कॉपर ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होता है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4h2 3d10। तो एक तो इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ऊपर से पूरा 3d भरा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये 3d वाले सीरीज में तो है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? तो 3d वाले सीरीज में जिंक को नहीं करेंगे, 4d वाले सीरीज में कैडमियम को नहीं करेंगे और 5d वाले सीरीज में मर्क्यूरी को नहीं करेंगे। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये तीनों डी ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट से अलग अलग सीरीज का, और D10 होने की वजह से इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। क्रोमियम के पास इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास 6, ये सबसे ज्यादा इस सीरीज में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक एलिमेंट इस पूरे सीरीज में है क्रोमियम। और क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट में चक्कर क्या होता है ना, मेटालिक बॉन्ड जिसमें सबसे तगड़ा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वो मेटालिक बॉन्ड बना पाएगा और उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा क्रोमियम का, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्रोमियम का, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा क्रोमियम का। वहीं हम लोग अगर जिंक का बात करें तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 0। ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। समझते आना है, उसका नेचर कैसा होता है? डायमैग्नेटिक, और उसका मेल्टिंग पॉइंट इस पूरे सीरीज में सबसे कम होता है। अगर हम लोग एटॉमिक साइज का बात करें तो स्कैंडियम से लेकर के साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोबाल्ट तक वो डिक्रीज करता है। कोबाल्ट और निकल का साइज कंपेरेबल होता है, एक जैसा होता है। और फिर निकल से कॉपर और जिंक इसमें साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो रिपल्शन की वजह से साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो साइज डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल का मोटा मोटी बराबर, और निकल कॉपर जिंक में ये इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज 3d वाली सीरीज का। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि उस सॉलिड मेटल को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा इस पूरे सीरीज में होता है वैनेडियम का, और सबसे कम वैल्यू होता है लास्ट वाले एलिमेंट जिंक का। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करें, यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगता है, यानी उस मेटल्स को M+1 में कन्वर्ट करने में, आयोनाइज करने में, कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होता है जिंक का,
बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, 4s2 3d10 फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ताकत ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो जिंक का आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, वहीं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज कॉपर में जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d10। अगेन D10 configuration, fulfilled configuration will increase its ionization enthalpy. Standard reduction potential यानी कि M2+ डाइवैलेंट को M में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी, रिड्यूस करने का टेंडेंसी खुद को, यानी एक मेटल आयन है उसको मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करने का जो टेंडेंसी होता है वो ट्रांजिशन सीरीज का कुछ ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है Cu2+ का, ठीक है, क्यूप्रिक आयन का। यानी कि इस पूरे सीरीज में किसी का भी E0 रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है सिवाय Cu2+ के। Cu2+ का E0 रिडक्शन का वैल्यू होता है पॉजिटिव, यानी कि वो कॉपर मेटालिक फॉर्म में रिड्यूस करना चाहता है, इसके अलावा और कोई भी इन जनरल रिड्यूस नहीं करना चाहता है। और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब कि सबसे कम टेंडेंसी रिड्यूस करने का जिसका होता है वो होता है मैंगनीज का, Mn2+ का। अब इसमें एक सवाल आता है एग्जाम में कि Cu2+ का E0 रिडक्शन का वैल्यू पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी सबका तो नेगेटिव होता है, सिर्फ उसी का पॉजिटिव क्यों होता है, सिर्फ उसी को अपने आप को रिड्यूस करने का इच्छा क्यों है। तो इसके पीछे आप रीजन लिखेंगे कि कॉपर का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होता है, और उसके तुलना में Cu2+ का हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है। सो ओवरऑल ये तीनों एंथैल्पी मिलके कौन कौन सा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+, ये सब मिल करके उसका रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव कर देता है। वहीं कोई ये बोल सकता है कि Mn2+ का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, इनफैक्ट सबसे कम वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि बाबू Mn2+ खुद बहुत स्टेबल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5। अब 3d5 का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विच इज वेरी स्टेबल। तो वो Mn2+ कह रहा है कि हम बहुत स्टेबल है, मेरे को रिडक्शन करने का कोई जल्दबाजी नहीं है। इस पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है उस मेटल का नाम है मैंगनीज। मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक वैल्यू शो करता है, यानी कि सबसे ज्यादा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट हुआ मैंगनीज। 3D वाले सीरीज का मेटल्स अगर ऑक्साइड फॉर्म करता है तो उसमें 3 ऑक्साइड जिसका एम्फोटेरिक नेचर होता है, एक होता है ZnO जिंक ऑक्साइड, एक होता है MnO2 और एक होता है Cr2O3। ठीक है, वैसे एक बात ध्यान रखना है, जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसके ऑक्साइड में एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। अगर किसी आयन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस आयन के वजह से वो कंपाउंड कोई भी कलर शो नहीं करेगा, वो कलरलेस होगा। इसमें 3D सीरीज का जो एग्जांपल निकल करके आता है वो होता है Sc3+, स्कैंडियम 3+, Ti4+, टाइटेनियम 4+, और Zn2+, जिंक 2+, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और ये कलरलेस कंपाउंड बनाएगा। तो इस थोड़े से समय में आप लोगों को हम डी ब्लॉक का 3D सीरीज का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू विद देयर रीजन, वो आप लोगों को हम बता दिए। एंड आई होप कि एक छोटा सा समय डेडिकेट करके आप एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो अपना पक्का कर लोगे।